मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम एक और नई यूनिट को शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने पिछली यूनिट स्टार्ट की थी उसके हमारे पास अभी नोट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो तब तक हम रिसर्च की क्लास को आज करेंगे। और आज की क्लास में हम क्या क्या करेंगे, तो रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च की डेफिनेशन, रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स और एक गुड रिसर्चर की विशेषताएं और साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक मेथड की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो इन सभी बातों की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस, और उसके बाद जितना भी टॉपिक हमने अब बताया तो उस टॉपिक के PYQ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो 5-6 PYQ होंगे, तो लास्ट में हम उनको भी सॉल्व करेंगे, ताकि हम देखेंगे कि जो हम नोट्स पढ़ रहे हैं उनसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर वो सॉल्व हुए तो हम बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, अगर वो सॉल्व ना हुए तो हमारे कंटेंट में कुछ गड़बड़ है, तो इससे हमें वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब सिलेबस। तो ये है यूनिट नंबर 2 पेपर 1 की रिसर्च, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, steps of research, thesis and article writing, format and styles of referencing, application of ICT in research। जो नई नई तकनीकें आई हैं रिसर्च में वो यहाँ पर देखेंगे। और रिसर्च एथिक्स, रिसर्च के कुछ गुण या एथिक्स देखेंगे। स्टेप्स इम्पोर्टेंट है काफ़ी, और एक इसका टाइप्स और मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स, ये वाला इम्पोर्टेंट है। और एक है मेथड ऑफ रिसर्च, जिसमें एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड आते हैं। और इसमें एक और आएगी सैम्पलिंग मेथड। तो सैम्पलिंग को भी हम यहीं पर देखेंगे, क्योंकि यहीं से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास, रिसर्च एप्टीट्यूड की फर्स्ट क्लास। तो ये है रिसर्च की फर्स्ट क्लास। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पर करवाने की कोशिश करेंगे। तो रिसर्च, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आज का टॉपिक है। तो व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या होती है। रिसर्च दो शब्दों के मेल से बनी है, री और सर्च। री का मतलब होता है अगेन, सर्च का मतलब होता है खोज करना। अगेन सर्च, अगेन खोज करना या दोबारा से ज्ञान प्राप्त करना। तो साधारण भाषा में हम क्या क्या कह सकते हैं कि बार बार चीज़ों को फाइंड आउट करना, बार बार चीज़ों में से ज्ञान को प्राप्त करना। एनालाइज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बार इंफॉर्मेशन को हमने एनालाइज कर लिया, दोबारा से एनालाइज करना। नए ज्ञान और समझ को बढ़ाना। नोन टू अननोन, जाना, जो हम जान चुके हैं उससे अननोन की तरफ जाना, यानी कि उसमें कुछ रिसर्च करना और कुछ उसमें से नई बातों को खोजना। सिस्टेमेटिक स्टडी करना, सिस्टेमेटिक स्टडी जैसे व्यवस्थित अध्ययन इसमें किया जाता है। तो रिसर्च का मतलब क्या होगा यहाँ पर, डिस्कवरिंग समथिंग न्यू, कुछ नया खोजना। अगेन सर्च करना, सर्चिंग फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए खोज करना। सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन होगी, पुनः या दोबारा खोज करना। और शुड बी रिलायबल, जो भी हम खोज करें वो विश्वसनीय होना चाहिए, कि दूसरे लोग भी हमारी इस पर विश्वास कर सकें। तो एक विद्वान है क्रैसवेल, उन्होंने रिसर्च के बारे में एक परिभाषा भी दी है। क्रैसवेल के अनुसार अनुसंधान चरणों की एक प्रक्रिया है। रिसर्च इज स्टेप ऑफ स्टेज, रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स, यानी कि रिसर्च चरणों की एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यानी कि रिसर्च में ऐसे स्टेप या चरण होते हैं जो हमें किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने और उसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो उसे कहते हैं रिसर्च। मान लीजिए हमारे पास एक टॉपिक है, अगर हम उसके बारे में अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करेंगे और बाद में उसका विश्लेषण करेंगे, तो उस जानकारी या उस विषय के बारे में
जिस विषय पर हम खोज कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें एक नई समझ बनेगी, एक हमारी नई समझ बढ़ेगी, हमारा ज्ञान वहाँ पर बढ़ेगा। तो ये कहा है क्रेसवेल के अनुसार। एक होता है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में आंकड़ों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या शामिल होती है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य। रिसर्च करने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। कुछ लोग अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही रिसर्च करते हैं, लेकिन कुछ जो पार्टिकुलर प्रॉब्लम होती है उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च के अलग अलग टाइप्स भी हो जाते हैं, जैसे अप्लाइड रिसर्च, पार्टिकुलर प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन यानी कि ज्ञान बढ़ाने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। और क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, किसी नई घटना से परिचित होना या किसी घटना से नई अंतर्दृष्टि विकसित करना, कोई नया ही विचार या उसके प्रति नया अवधारणा विकसित करना, ये भी उद्देश्य हो सकता है। मौजूदा ज्ञान की समीक्षा और संश्लेषण करना, जो हमारे पास ज्ञान है उसका रिव्यू करना, दोबारा से उसको चेक करना और संश्लेषण सिंथेसाइज करना। जैसे कोई 4 लाइन का पैराग्राफ है, अगर हम उसको बार बार पढ़ेंगे या बार बार उसमें रिसर्च करेंगे तो हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि 4 लाइन की बात एक पॉइंट या एक लाइन में ही ख़त्म कर सकते हैं। तो संश्लेषण कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, किसी मौजूदा स्थिति या समस्या की जांच करना, किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करना, ये भी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है। नया ज्ञान उत्पन्न करना, ये भी उद्देश्य होता है। अधिक सामान्य मुद्दों का अन्वेषण और विश्लेषण करना, जो सामान्य मुद्दे होते हैं उनका अन्वेषण यानी कि उन पर खोजबीन करना और विश्लेषण, उनको अच्छे से एनालाइज करना। एक नई प्रक्रिया या प्रणाली का निर्माण करना, जैसे कोई काम है, अगर हम कुछ काम को कर रहे हैं और उस काम को करने में हमें 1 घंटा लग रहा है, अगर हम उस पर रिसर्च करें तो क्या पता उससे वैसा ही काम हम 30 मिनट में ख़त्म कर दें। तो ऐसे एक नई प्रणाली या नई प्रक्रिया का निर्माण भी रिसर्च में होता है और ये भी रिसर्च का ही उद्देश्य होता है। अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। 12 इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च की। तो इनमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, विदाउट एनी बायसनेस, जैसे कि निष्पक्ष रहना, पक्षपात ना हो। जब हम जैसे कोई रिसर्चर है, अगर कोई डाटा कलेक्ट करता है, अगर वो हिंदू धर्म से संबंधित है और उसमें जो डाटा कलेक्शन करते हुए उसमें हिंदू धर्म से संबंधित कुछ बुराई या कुछ बुरी बातों का उसको डाटा मिलता है, तो वो अपने हिसाब से अगर उसमें कुछ चेंज करे तो वो सही मायने में रिसर्च नहीं होगी। अगर वो जैसा डेटा उसने कलेक्ट किया है वैसा ही रिप्रेजेंट करे या वैसे ही रिपोर्ट सबमिट करे तो वो होगा निष्पक्ष। और जो भी रिसर्च होती है वो ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड होती है, यानी कि उसमें निष्पक्षता या उसमें पक्षपात का कोई भी स्थान नहीं होता। रिसर्च हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए। सेम फॉर एवरीवन, सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। उसको वो कौन है ये बात को निकाल कर उसको डेटा कलेक्शन पर फोकस करना चाहिए। पर्सनल व्यू या ओपिनियन को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। परसेप्शन को नो अलाउड, जो खुद व्यक्ति का परसेप्शन है या उसका कोई भी विचार है उसको रिसर्च में ऐड नहीं करना चाहिए। जैसा डेटा कलेक्ट होगा वैसे ही रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, अपने लेवल पर कोई चेंज नहीं करना, यानी कि कोई पक्षपात ना करना, रिपोर्ट निष्पक्ष रूप से प्रेजेंट करना, ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। तो रिसर्च की पहली विशेषता की ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उसमें कोई भी पक्षपात या पक्षपात रूप से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी विशेषता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, इसे ही वेरीफाइबिलिटी या सत्यापनीयता भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो इसमें टॉपिक मस्ट बी रिलेवेंट। जो भी टॉपिक हमने रिसर्च के लिए चूज किया है वो रिलेवेंट होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। टॉपिक शुड बी वेरीफिएबल, टॉपिक ऐसा हो कि हम उसको वेरीफाई कर सकें। बार बार रिसर्च अप्लाई करने पर सेम रिजल्ट आना चाहिए। जैसे हमने कोई रिसर्च कर ली और उसका रिजल्ट आ गया, अगर हम दोबारा से
सेम रिसर्च करें, सेम स्टेप, सेम पॉपुलेशन, सेम आंकड़े लेकर अगर वो रिजल्ट सेम आए तो वो होगी रिलायबल या वेरीफिएबल होगी। कंसिस्टेंट और स्टेबल रिजल्ट आना चाहिए। रिसर्च रिपीट ऑन सेम पॉपुलेशन, सेम कंटेक्स्ट, सेम प्रोसीजर, देन रिजल्ट सेम आए तो वो रिलायबल है, वरना नहीं। तो रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी कि अगर हम उसको दोबारा करें, तीसरी बार करें, चौथी बार करें तो रिजल्ट हर बार सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, सेम पॉपुलेशन, सेम कंटेक्स्ट और सेम प्रोसीजर होना चाहिए। हम आगे देखेंगे साइंटिफिक मेथड में रिपल्सिबल, तो वो क्या होता है वो भी हम बाद में इसको देखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। एक होता है सैंपल। सैंपल क्या होता है, जैसे एक जनता है, एक शहर है, शहर में है 1000 लोग। अगर हमको उनका सैंपल लेना है तो हम इनमें से कोई भी 10 व्यक्तियों को छांट लेंगे और ये 100 का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। सैंपल होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। जैसे भी 10 का रिजल्ट आएगा वैसे ही हम इनको 100 पर अप्लाई करेंगे। नंबर थर्ड है वैलिडिटी या वैधता, एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर। जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं वो एक्यूरेट काम कर रहे हैं या नहीं। अगर वो काम कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी एक्यूरेट आएगा। अगर हमारा रिजल्ट एक्यूरेट मिल रहा है तो ये होंगे वैलिड। तो वैलिडिटी भी रिसर्च की एक विशेषता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी सटीकता। सटीकता का मतलब होता है बिल्कुल सही। क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी, वैलिडिटी से ही ये निकटता से संबंधित है। टू द पॉइंट, डाटा दे रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है या नहीं। जो हमने वैल्यू की एक्यूरेसी लगाई वो एक्यूरेसी बिल्कुल वही आ रही है या नहीं, तो ये इसमें चेक किया जाता है रिसर्च में। तो एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, वैलिडिटी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी और रिलायबिलिटी भी। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी होती है विश्वसनीयता। जो रिलायबिलिटी होती है वही। रिसर्च आउटकम्स, ये परिणाम ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, यानी कि रिसर्च के जो भी परिणाम आए तो वो ऐसे हों जिस पर हम विश्वास कर सकें, विश्वास के लायक हैं या ना। यूज़ ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हमने कहा कि भगवान होते हैं तो अगर किसी ने अच्छे से उसको रिसर्च किया है, उसके पास फैक्ट हैं और विभिन्न लोगों के जो भी संत महात्मा हैं उनके उसके पास विचार हैं, यानी कि उन्होंने उससे बात की है तो उसके पास कुछ विश्वसनीय इंफॉर्मेशन है, बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो हम उसकी बात को मान सकते हैं। यानी कि उसके परिणाम होंगे जो ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए, विश्वास के लायक होने चाहिए। रिसर्च आउटकम्स ट्रस्ट वर्दी हों तो और बेस्ट प्रोसीजर का यूज किया हो रिसर्च में तो ये होगी क्रेडिबिलिटी। डाटा कलेक्शन भी दो तरीके से होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा, रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट करता है, यानी कि अगर रिसर्च को कुछ चाहिए तो वो अपने आप ही डाटा को कलेक्ट करेगा। एक होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जो वो होते हैं और किसी और ने पहले से ही उस डेटा को कलेक्ट कर रखा है और किसी और के डाटा को कलेक्ट किए हुए डेटा को अपनी रिसर्च में यूज करना, तो ये होते हैं सेकेंडरी डाटा। एक होता है जनरलाइजिबिलिटी। जनरलाइजिबिलिटी मतलब सामान्यकरण, यानी कि जो रिसर्च सभी जगह अप्लाई हो सके, पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई हो सके। जैसे हमने सैंपल लिया था रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व वाला हमने सैंपल लिया था। अगर सैंपल का रिजल्ट पॉजिटिव आए तो हम जितने में सैंपल लिया था वो सभी में पॉजिटिव ही आएगा। तो रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड टू अ लार्जर पॉपुलेशन, जो हमने रिसर्च में पाया वो पूरी पॉपुलेशन पर लागू होना चाहिए। सामान्यकरण इसी को कहते हैं। तो रिसर्च सभी जगह अप्लाई हो सके, पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई हो सके तो इसे कहेंगे जनरलाइज या सामान्यकरण। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे हम सुबह सुबह चाय बनाते हैं, अगर हमने थोड़ी सी चाय चख ली, अगर उसमें थोड़ा मीठा कम है या वो उसमें मीठा बिल्कुल सही है तो हम कहेंगे कि सारी चाय का टेस्ट अच्छा है, यानी कि अच्छा है, बढ़िया है, यम्मी है। तो थोड़ी सी चाय चख कर ये चाय का सैंपल हो गया और हमने पूरी चाय का ही टेस्ट वहाँ पर बता दिया, यानी कि थोड़ा सा सैंपल लेकर पूरी बात को पूरे उस पर अप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पर पूरी चाय पर अप्लाई हो गया तो इसे कहेंगे जनरलाइज। सैंपल के रिजल्ट को पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई यहाँ पर किया जाता है। सातवीं विशेषता है एम्पिरिकल रिसर्च।
अनुभवजन्य शोध होना चाहिए। अनुभवजन्य कैसे कि बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जब कोई पीएचडी करता है तो कोई आदमी और रिसर्च करता है तो रिसर्च करते करते उसको अपना इतना पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसके अनुसार ही वो अपने जो मेथड है उनको अपनाने लगता है। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर, खुद करके देखना और खुद पर अप्लाई करना, डेटा को खुद एनालाइज करना, तो वो उसके अनुभव भी रिसर्च में ही शामिल हो जाते हैं। तो इम्पीरिकल रिसर्च होनी चाहिए, किसी के कही सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए बल्कि खुद करके देखना चाहिए, क्योंकि खुद करके देखने से हमको कुछ नया अनुभव मिलेगा। तो रिसर्च अनुभवजन्य होनी चाहिए, ना कि किसी की कॉपी करके। तो इम्पीरिकल रिसर्च ज़रूरी है। अगर फील्ड में जाकर वो रिसर्च करेगा तो बाद में जब वो आगे जाकर गाइड बनेगा, यानी कि दूसरों को रिसर्च करवाएगा, तो अपने ज्ञान के अनुभव के आधार पर उनको अच्छे से गाइड कर सकता है। तो इम्पीरिकल रिसर्च होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। एवरी रिसर्च शुड बी स्टेप बाय स्टेप, हर रिसर्च स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। और मेनली यहाँ पर 7 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, सबसे पहले समस्या को आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर डिफाइन, फिर उसको डिफाइन करना चाहिए, फिर क्रिएट हाइपोथेसिस। तो हमें एक ऐसा परिणाम सोचना चाहिए जो रिसर्च के बाद हमको मिले। तो क्रिएट हाइपोथेसिस होनी चाहिए, परिकल्पना का निर्माण, फिर डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा को एनालाइज करेंगे, फिर कंक्लूजन निकालेंगे और कंक्लूजन के बाद हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे कि हाइपोथेसिस जो हमने शुरू में बनाई थी वो उसी को फॉलो कर रही है या हमारा रिजल्ट कुछ और ही निकला। तो ये मेनली स्टेप होते हैं 7। सिस्टमेटिक होनी चाहिए रिसर्च। कंट्रोल्ड फैक्टर, कंट्रोल्ड का मतलब होता है नियंत्रण। जो फैक्टर होंगे रिसर्च में वो कंट्रोल्ड होने चाहिए। तो दो रिसर्च का अगर हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं तो फैक्टर्स शुड बी कंट्रोल। जैसे सेम स्टूडेंट हो, दोनों जगह सेम स्टूडेंट हो, दोनों को हमने पीवाईक्यू पढ़ाया और सारा इंटरफेस भी सेम रखा और प्रोसेस भी सेम रखा, तो इसको कहेंगे हम कंट्रोल्ड फैक्टर, यानी कि फैक्टर को हमने कंट्रोल कर लिया। ये नहीं कि इनको पीवाईक्यू के साथ और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिया और बाद में हम इनकी नॉलेज को चेक कर रहे हैं कि किस में ज़्यादा नॉलेज है। अगर फैक्टर सेम होंगे यानी कि फैक्टर कंट्रोल्ड होंगे तब ही हम रिसर्च को अच्छे से कंपैरिजन कर पाएंगे। एक होता है साइक्लिकल, साइक्लिकल का मतलब होता है चक्रीय। तो जो भी रिसर्च होती है वो प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है और प्रॉब्लम पर ही जाकर ख़त्म होती है। जैसे किसी ने रिसर्च की, आपने रिसर्च कंप्लीट कर दी, अगर किसी दूसरे को उसमें कमी लगी तो वहीं से रिसर्च दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विद अ प्रॉब्लम। तो स्टार्ट भी प्रॉब्लम से होती है और एंड भी प्रॉब्लम के साथ होती है, यानी कि ये साइक्लिकल होती है, चक्रीय होती है। ये रिसर्च कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये चलती रहती है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जैसे हमने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था कि कम्युनिकेशन इज़ एंडलेस प्रोसेस। तो ये भी एक एंडलेस प्रोसेस है क्योंकि साइक्लिकल है, हमेशा चक्रीय होती है, चक्कर लगाती रहती है। जैसे स्टार्ट होगी, ख़त्म होने के बाद फिर किसी को प्रॉब्लम दिखाई दी तो दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया। तो ये साइक्लिकल होती है। लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, तर्क लगना चाहिए रिसर्च में। जैसे इंडक्टिव अप्रोच एक होती है, डिडक्टिव एक होता है, साइंटिफिक, साइंटिफिक मेथड। इंडक्टिव, डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में होता है जनरल टू स्पेसिफिक। तो जीडीपी से हमने इसको याद किया था लॉजिकल रीजनिंग में, जनरल टू स्पेसिफिक, और ये है पार्टिकुलर टू जनरल। तो अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो दोनों अप्रोच अप्लाई होनी चाहिए। पहले हम जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, फिर स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे। तो दोनों में ही अगर ये अप्लाई हो रही है तो रिसर्च लॉजिकल है, अन्यथा नहीं। और साइंटिफिक मेथड का यूज भी करना चाहिए। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है प्रूव होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम ड्रॉबैक्स, कमियां ना हो, इवैल्यूएट होना चाहिए, एररलेस हो। क्रिटिकल का मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग, जो हमें आलोचनात्मक होनी चाहिए। अगर कोई उसका क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन पूछे तो हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब दे सकें। जैसे हमने पूछा, जैसे किसी ने पूछा कि ये रिसर्च ऐसी क्यों है, तो उस क्यों का हम उत्तर दे सकें। तो रिसर्च में क्रिटिकल होना भी ज़रूरी है। जो रिसर्चर होता है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी ज़रूरी है।
अगर किसी ने कुछ बात कही, अगर उसने ऐसे की ऐसे एक्सेप्ट कर ली तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि अगर वो उस पर क्वेश्चन करेगा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिलेंगे जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी उसकी रिसर्च को और अच्छा बना देंगे। तो क्रिटिकल भी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के स्टेप क्या क्या हैं या इसमें कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो रिप्लिकेबल और रिलायबिलिटी, इनमें क्या फ़र्क है। रिप्लिकेबल यानी कि रिसर्च रिपीट करने पर सेम रिजल्ट आए। जब हम रिसर्च को रिपीट करें तो सेम रिजल्ट आए, लेकिन नए मेथड नए सैंपल के थ्रू रिसर्च करनी है लेकिन रिजल्ट आए सेम, तो होगा रिप्लिकेबल। एक होता है रिलायबिलिटी, यानी कि रिपीट करने पर रिजल्ट सेम आए लेकिन मेथड और सैंपल से सेम रहेंगे। एक होता है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। रिजल्ट परफेक्ट आना चाहिए। जो भी हमने रिजल्ट सोचा है या हाइपोथेसिस जो हमने क्रिएट की थी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिजल्ट आना चाहिए। कई बार ऐसा रिजल्ट नहीं आता, तब भी हमारी रिसर्च अच्छी हो सकती है, लेकिन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। फाल्सिफिबिलिटी, ये क्या होता है, जो आपने बोल दिया वो गलत नहीं होना चाहिए। ए थ्योरी मस्ट बी स्टेटेड इन अ वे दैट कांट बी डिसअप्रूव्ड। ऐसी थ्योरी बनाना जिसे कोई डिसअप्रूव ना कर सके, यानी कि वो फॉल्स टेस्ट ना हो। अगर ऐसा हुआ तो दोबारा से और कोई व्यक्ति उस पर रिसर्च करेगा और ऐसे ही वो साइक्लिक में चलती रहेगी। पार्सिमनी नोन एज ओकम्स रेजर, इसमें साइंटिफिक सिंपलेस्ट लॉजिकल मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड का यूज किया जाता है, यानी कि रिसर्च सरल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए और सस्ती भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा खर्चा ही लगता रहे और रिसर्च इतनी आगे बढ़े ही ना, यानी कि सरल, तार्किक और सस्ते मेथड का यूज हमको करना चाहिए ताकि एक अच्छी रिसर्च हो सके। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्चर, जो रिसर्च करने वाला होता है स्कॉलर, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहली विशेषता क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासु, अधिक जानने की इच्छा वाला होना चाहिए। अगर उसमें क्यूरोसिटी नहीं है तो रिसर्च इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग, फैक्ट्स को वेरीफाई करने वाला, आलोचनात्मक सोच वाला होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता, अनबाइस्ड होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि फैक्ट के अकॉर्डिंग उसको चलना चाहिए। पेशेंस एंड प्रजर्वेंस, यानी कि धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। कई बार उसको अधिक समय तक भी अच्छा रिसर्च कुछ आगे नहीं बढ़ पाती, तो उसको धैर्य और दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठता होनी चाहिए। जो डाटा उसने कलेक्ट किया उसी को डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए, उसी को डिस्क्राइब करना चाहिए। अगर हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये कैसी रिसर्च होगी, तो ये एक रिसर्च का टाइप है डिस्क्रिप्शन रिसर्च। तो इतनी बातें आज की क्लास में हमने की कि रिसर्च देखी, उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य और एक गुड रिसर्चर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो इसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च और उनसे रिलेटेड पीवाईक्यू। तो आज के पीवाईक्यू को हम देख लेते हैं कि 5-6 क्वेश्चन ही हैं, चलिए हम उनको करते हैं सोल्व। ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो रिसर्च की विशेषताएं क्या क्या हैं। इट ऑलवेज एम्स टू डेवलप ए न्यू थ्योरी, तो हमेशा ही इसका नई थ्योरी विकसित करने का उद्देश्य होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों, कई बार हम ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी रिसर्च करते हैं, तो ये कथन हो जाएगा गलत। इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होती है। लॉजिकल रीजनिंग इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग रिसर्च प्रोसेस। तो लॉजिकल रीजनिंग हमने देखा था कि लॉजिकल होना चाहिए, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच दोनों ही लगनी चाहिए, तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डन इन एवरी काइंड ऑफ रिसर्च, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डन, कई बार हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जाता। इट कलेक्ट्स एंड एनालिसिस एविडेंस टू डिराइव फाइंडिंग्स, तो यह निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य एकत्रित करता है और उनका विश्लेषण करता है। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन सही दिख रहे हैं हमको, तो बी, सी और ई, ये 3 कथन हमको सही लग रहे हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी, सी एंड ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गलत हमको बताना है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग आर अप्लाइड इन द रिसर्च प्रोसेस। अप्लाइड इन रिसर्च प्रोसेस, तो ये तो यहाँ पर सही लग रहा है। वेरीफिएबल फाइंडिंग्स आर डिराइव्ड बाय द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च इज कंडक्टेड टू फाइंड आंसर ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चन साइंटिफिकली, ये भी यहाँ पर ठीक है। इट necessarily improves the quality of functioning of the area in which it is conducted। यह आवश्यक रूप से उस क्षेत्र की कार्यप्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करता है जिसमें इसे किया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो ये ही कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा कि यह उस क्षेत्र की कार्यप्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करता है जिसमें इसे किया जाता है। तो ये कथन यहाँ पर हो जाएगा गलत। आवश्यक रूप से कहा है, जरूरी नहीं कि जहाँ पर हम रिसर्च कर रहे हैं वहीं पर सुधार हो। सुधार और कहीं भी हो सकता है, उसको एक मॉडल के रूप में बनाया जा सकता है, तो वहीं पर सुधार हो, ये ऐसा जरूरी नहीं होगा। वट इज रिसर्च? रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ केयरफुल एंड एक्सहॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फिनोमिना विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांस नॉलेज। अनुसंधान ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से किसी घटना की सावधानीपूर्ण और संपूर्ण जांच है, तो ये भी रिसर्च हो सकती है। इट इज अ, तो ये रिसर्च अभी नहीं है। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट टू स्टडी अ प्रॉब्लम फॉर द पर्पज ऑफ डिराइविंग जनरल प्रिंसिपल्स। ये सामान्य सिद्धांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी समस्या का अध्ययन करने का एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रयास है। अनुसंधान लोगों के उचित अनुभवों विश्वासों पर आधारित सामान्य ज्ञान, लोगों के अनुभव और विश्वासों पर आधारित नहीं है। उनका कॉमन सेंस यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि साइंटिफिक मेथड यूज होने चाहिए। यह किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए एक व्यवस्थित जांच है। तो इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो इनमें से कौन सा कथन हो जाएगा? व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 3 ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अनुभव हमने देखा था कि एम्पिरिकल होना चाहिए और बिलीव पर बेस्ड होना चाहिए। अक्यूमुलेट एक्सपीरियंस एंड बिलीव्स ऑफ अ पीपल, तो व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होनी चाहिए रिसर्च, और साइंटिफिक भी होनी चाहिए। कॉमन सेंस नॉलेज बेस्ड ऑन एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस एंड बिलीव्स ऑफ पीपल, तो यही हो। तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज नॉट अ रिसर्च, तो ये ही रिसर्च नहीं होती। बाकी इसमें सिस्टमेटिक भी होनी चाहिए और फिनोमेना की स्टडी भी होनी चाहिए। तो चलिए दोबारा से हम इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज नॉट अ रिसर्च? रिसर्च क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? तो व्यक्ति के अनुभव और विश्वासों पर आधारित सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके, ये रिसर्च नहीं है। बाकी इसमें सिस्टमेटिक समाधान खोजने का प्रयास, ये भी है, और ऊपर वाला भी है, और ये भी है। तो तीनों हैं, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। तो हमको ऐसे ही ध्यान रखना, जैसे अब हमसे गलती हो गई थी कि व्हाट इज़ अ रिसर्च, हमने सीधा ही देख लिया, लेकिन व्हाट इज़ नॉट अ रिसर्च ये रियल में पूछा गया था, तो एग्जाम में भी ये हमारे से गलती हो सकती है, तो इसका हमको रखना है वहाँ पर ध्यान। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस आर बेस्ड ऑन, जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होता है, वैज्ञानिक अवलोकन किस पर आधारित होते हैं? वेरीफिएबल evidence or systematic body of proof that can be cited, accumulated experience, prejudice, belief of people। तो ये किस पर आधारित होते हैं? सत्यापन योग्य या उद्धृत किए जा सकने वाले व्यवस्थित परिणाम, तो इन पर ही आधारित होते हैं। संचित अनुभव पर आधारित नहीं। पूर्वाग्रह, जो हमारे पूर्वाग्रह हैं पहले ही जो हमने अनुमान लगाए हुए हैं उन पर आधारित नहीं होते, लोगों की मान्यताओं पर आधारित नहीं होते। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमको लग रहा है, और ए ही राइट आंसर है। When knowledge becomes replicable and verifiable, it is then called, जब नॉलेज रेप्लिकेबल और वेरीफिएबल दोनों ही हो, यानी कि दोहराने योग्य हो और सत्यापन योग्य हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जब हम उसको रिपीट भी कर दें तो भी रिजल्ट आए, अगर हम उसको वेरीफाई करें तो भी रिजल्ट सेम आए, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे साइंटिफिक मेथड। ह्यूमनिस्टिक नहीं कह सकते, और इम्प्रेशनिस्टिक भी नहीं कह सकते, और सब्जेक्टिव भी नहीं कह सकते। व्यक्तिपरक नहीं, प्रभाववादी नहीं, और मानवतावादी नहीं, बल्कि ये होता है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक को ही हम
चाहे हम आगे से करें या पीछे से करें। जैसे अगर हमने कोई रिसर्च कर ली, रिसर्च में अगर हम स्टेप बाय स्टेप एंड जो लास्ट वाला स्टेप है, लास्ट वाले स्टेप से है अगर हम स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएं, तब भी हमारा रिजल्ट वही आएगा जो हमारा स्टार्ट से एंड तक आया था। तो इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही अप्रोच लगाए जा सकते हैं, तो इसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो ये थे आज के हमारे कुछ 4-5 क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों या क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारी क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।